Hi geniuses, welcome to the channel Science Wizard. This channel is all about the science subject of classes 6, 7th, 8th, 9th and 10th physics and chemistry. If you're new to my channel, you can subscribe to the channel for more science videos, and if you like the explanation, then please press the like button and you can share this video with your friends, family and the classmates. So the chapter which we are going to discuss today is of class 8, chapter 2 microorganisms. So इस chapter को मैंने explain किया है 5 different videos में. So if you want the explanation of this chapter, then I will give the link of all those videos in the description box. So आप जाके check कर सकते हैं. And today we are going to discuss the question and answers of the same chapter, chapter 2 microorganisms. So basically living science में आपके in-text question दिए होते हैं in the form of oral questions on the different pages in between your textbook. So first we are going to discuss that, and after that we are going to discuss the exercise questions. So on page 26, oral question number 1 is, so the first question is, all the microorganisms are harmful. Do you agree? Give reason. क्या सारे microorganisms harmful होते हैं? और अगर आप एग्री करते हैं तो उसके लिए रीजन दीजिए. तो नहीं, सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हार्मफुल नहीं होते, क्योंकि हमने देखा था कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो हमारे लिए बहुत यूजफुल होते हैं, लाइक लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, जो कि कर्ड के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, एंड कर्ड इज वेरी गुड फॉर अवर हेल्थ. ठीक है, वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, हेल्दी बैक्टीरियाज डेवलप करता है, जो कि आपके खाने के डाइजेशन में हेल्प करते हैं. नेक्स्ट हमने देखा था राइजोबियम बैक्टीरिया, जो कि प्रेजेंट होते हैं इन द रूट्स ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट. लेग्यूमिनस मींस दालों की जो प्लांट्स होती हैं, ठीक है, जैसे छोले, राजमा, चना दाल, मूंग दाल, इन सब के जो रूट्स होते हैं उनमें राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, जो कि एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं इनटू द सॉइल इन ऑर्डर टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल. ठीक है, तो फिर हमने देखा था अबाउट द यीस्ट, जो कि ज्यादातर बेकिंग इंडस्ट्री में यूज होता है, फर्मेंटेशन में यूज होता है. सो बेसिकली जब फर्मेंटेशन होता है शुगर का, ठीक है, बाय द यीस्ट, तो वहां पे अल्कोहल फॉर्म होता है. तो इस ढंग से हमने देखे थे कि बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत यूजफुल भी होते हैं. सो द आंसर इज नो. नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट हैव अ क्लोरोफिल. ओके, सो अगर हम डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म देखें तो हमने 5 तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पढ़े थे. सबसे पहला हमने पढ़ा था अबाउट द बैक्टीरिया, देन फंगी, देन प्रोटोजोआ, देन एल्गी, एंड द लास्ट वन इज द वायरस. ओके, सो इन सब में से अगर आप नोटिस करेंगे तो एल्गी इज द ओनली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ओके, विच इज ग्रीन इन कलर, और जो प्लांट जो शो करता है प्लांट लाइक करेक्टरिस्टिक. ओके, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल होता है, so that's why it can prepare its own food by the photosynthesis process like the plant. Okay, so basically algae is the only microorganism which is having the chlorophyll in it and can prepare its own food by the photosynthesis process. Okay, इसके अलावा जितने भी microorganisms हैं, they take their nutrition from other organisms. Next है, you have to name the type of microorganism which do not have a cellular structure. तो ऐसा कौन सा microorganism है जिसमें cellular structure नहीं होता? So basically आपने पढ़ा था कि जो microorganisms हैं can be both unicellular और multicellular. ठीक है, तो अगर कोई microorganism है, अगर उसके पास cellular structure नहीं है, क्योंकि cells में सेल का भी different structure होता है, उसमें different ऑर्गेनलीज होते हैं, सेल वॉल होता है, ठीक है, साइटोप्लाज्म होता है, ईच एंड एवरीथिंग हैज अ डिफरेंट फंक्शन. सो बेसिकली सेल्यूलर स्ट्रक्चर उन्हीं ऑर्गेनिजम्स के पास होता है जो कि खुद रिप्रोड्यूस करते हैं, ओके, जो खुद रेस्पॉन्ड करते हैं. मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज हैविंग इट्स सेल्यूलर स्ट्रक्चर. तो कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि लिविंग नहीं होता है, ठीक है, उसके पास सेल्यूलर स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है. सो ऐसा कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि लिविंग नहीं होता, नॉन लिविंग होता है? सो द आंसर इज वायरसेस. हमने पढ़ा था ना कि जो वायरस है वो ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि नॉन लिविंग होता है, और जैसे ही वो एंटर करता है इनसाइड द बॉडी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म,
उसके सेल में एंटर करता है. नाउ इट एक्ट्स एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म और फिर उनके सेल से ही एनर्जी लेके, जो होस्ट सेल होते हैं उनसे ही एनर्जी लेके वो रिप्रोड्यूस करता है. ओके, सो दैट्स व्हाई द वायरस डू नॉट रिक्वायर द सेल्यूलर स्ट्रक्चर. Next, give one property because of which viruses are regarded as being on the borderline of living and non-living. So just now I have told you that कि viruses जो होते हैं वो non-living और living दोनों consider किए जाते हैं. Borderline इसको इसीलिए कहते हैं क्योंकि until they are outside, okay, the body of a living organism, they act like a non-living organism जो कि reproduce नहीं कर सकता, जो कि respond नहीं करता है किसी भी stimuli को, जो कि grow नहीं कर सकता है. Okay, because they are not having its own cellular structure. Okay, but as and when it enters the living cell of an organism, so there it takes the energy from the host cell and start reproducing themselves. Okay, so that's why when they are inside the body of a living organism, they act as a living cell, and when they're outside, they act as a non-living. Okay, so that's why they are considered as being the borderline of a living and non-living. Next, which one is closer to the plant, algae or the protozoa, and in what aspect? Okay, so basically, if we talk about the algae and protozoa, so just now I've told you that ki algae ka jo characteristic hota hai, that is similar to the plant. Why? Because algae jo hota hai, uske paas cell wall hota hai. Plants also have the cell wall. Algae jo hota hai, it has a chlorophyll in it, jo ki green pigment hota hai. And the plants also have a green pigment chlorophyll in it, and that's why they are able to produce their own food. Okay, and in the same way, algae can also produce their own food by the photosynthesis process due to the presence of this green pigment chlorophyll in it. So that's why algae shows the closer structure to the plants. If we talk about the protozoa, so the examples of the protozoa are like amoeba and the paramecium, and they shows the characteristic like the animals, because animals can move from one place to another place in search of their food, and similar things are done by the protozoas. So the next one is, where do you normally expect to find the algae? एल्गी जनरली कहाँ पाया जाता है? तो एल्गी जो होता है वो प्लांट की जैसा कैरेक्टरिस्टिक तो शो करता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द सेल वॉल एंड द क्लोरोफिल, बट जैसे प्लांट्स में लीव्स होते हैं, रूट्स होते हैं, स्टेम्स होते हैं, ऐसा एल्गी में कुछ भी नहीं होता. तो जनरली यू विल ऑब्जर्व द एल्गी इन द वाटर ओनली. ठीक है, वो टॉप मोस्ट लेयर पे होता है वाटर के और कॉन्स्टेंटली फ्लोट करता रहता है. ठीक है, जिसको हम काई कहते हैं हिंदी में. सो सॉइल में मिलता है, पॉन्ड में मिलता है या एयर में मिलता है. सो जनरली जितने भी एल्गी होते हैं वो पानी में रहते हैं, तो यू कैन फाइंड देम इन द पॉन्ड, लेक और द सी वाटर. और अगर सॉइल में मॉइस्चर है तो यू कैन सी देम ऑन द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल ऑल्सो. नेक्स्ट, the next question answers are given on page 31. Oral question first. While making the cake and dhokla, the dough rises because of the substance that is produced during the fermentation. What substance is this and why does it cause the dough to rise? So, in the fermentation process, what happens? The yeast के अंदर anaerobic respiration होता है, ठीक है? Means the respiration which takes place in the absence of oxygen, and it converts the sugar which is present into the food in glucose and the carbon dioxide during that respiration process. Okay, and ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है ड्यूरिंग द फर्मेंटेशन प्रोसेस, ये ही बेसिकली आपके डो के वॉल्यूम को राइज कर देता है. Next question is, to prevent a disease caused by a certain microbes, doctor inject the same microbe in the person's blood. How is it ensured that this prevents the disease instead of causing it, and what is this process if injecting microbe called? Okay, so generally doctors क्या करते हैं, कुछ बीमारियों को रोकने के लिए, ठीक है, वो क्या करते हैं कि आपके बॉडी में सेम माइक्रोब्स को इंजेक्ट कर देते हैं आपके ब्लड में. तो अगर वो माइक्रोब्स जो कि डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स हैं, अगर वही आपके बॉडी में डाले जा रहे हैं, तो ये डॉक्टर कैसे इंश्योर करते हैं कि वो जो माइक्रोब्स डाले जा रहे हैं आपके बॉडी में वो आपको और बीमार ना करें. ठीक है, और ये जो प्रोसेस होता है ऑफ इंजेक्टिंग द माइक्रोब्स इन योर बॉडी, इसको क्या कहते हैं?
तो जनरली ये जो प्रोसेस होता है जिसमें कि आपके बॉडी में डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स को इंजेक्ट किया जाता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द वैक्सीनेशन। ठीक है, तो आप सबको वैक्सीन लगती है, अभी आप सब लोग न्यूज में देख रहे होंगे कि कोरोना की वैक्सीन लेनी है। तो जनरली जो वैक्सीन्स होती हैं वो कंसिस्ट करती हैं डेड और वीकेंड माइक्रोब्स। तो नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि जो डॉक्टर इंजेक्ट कर रहे हैं ना आपकी बॉडी में माइक्रोब्स, वो डेड और वीकेंड हैं। मतलब कि अगर आप कोरोना का वैक्सीन ले रहे हैं तो आपके बॉडी में डेड और वीकेंड कोरोना वायरस इंजेक्ट किया जा रहा है। और बेसिकली क्या होता है कि जैसे ही वो इंजेक्ट होता है आपके बॉडी में, क्योंकि वो डेड और वीक है, तो इतना फास्ट वो मल्टीप्लाई नहीं कर पाता है। आपके बॉडी के पास सफिशिएंट टाइम होता है उससे फाइट करने के लिए, एंड आपका बॉडी उससे फाइट करने के लिए एंटीबॉडीज बनाता है। फिर वो एंटीबॉडीज जो बनाता है वो उन वायरसेस को किल कर देते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये एंटीबॉडीज जो फॉर्म हो रही हैं ये आपके बॉडी में जाके डीएनए होता है आपके सेल में, उसमें जाके इसकी इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाती है। और इन फ्यूचर कभी ऐसा वायरस आपकी बॉडी में अटैक करता है तो योर बॉडी हैज द एंटीबॉडीज, ठीक है, जो कि स्टोर है जिसका फॉर्मूला आपके डीएनए में, और फिर वो एंटीबॉडीज बनाएगा और वायरस को मार देगा। ठीक है, तो नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज दैट कि जब आप बाहर से इंफेक्शन कैच करते हो, ठीक है, जैसे अभी वैक्सीन में डेड और वीकेंड माइक्रोब्स होते हैं, बट आप कहीं और से अगर कोरोना वायरस आपकी बॉडी में एंटर करता है तो दैट इज प्रिटी एक्टिव। ठीक है, और आपके बॉडी में वो इतना फास्ट मल्टीप्लाई करता है कि एट दैट टाइम योर बॉडी डज नॉट गेट द सफिशिएंट टाइम टू मेक द एंटीबॉडीज फॉर इट। इसीलिए आप बहुत बीमार हो जाते हैं, आपके लंग्स चोक हो जाते हैं, आप प्रॉपर सांस नहीं ले पाते, और इसीलिए आपको वेंटिलेटर पे जाना पड़ता है। ओके, सो जो वैक्सीन होते हैं उनमें डेड और वीकेंड माइक्रोब्स होते हैं, और इसी और जैसे ही आप उसको पर्सन की बॉडी में इंजेक्ट करते हैं तो आपकी बॉडी एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देती है इन ऑर्डर टू फाइट देम। और ये जो प्रोसेस होता है इसमें बेसिकली आपकी बॉडी को इम्यून किया जा रहा है। Your body is said to be immunized against the disease, and that's why this process is called the immunization. Means आपकी बॉडी अब इम्यून हो चुकी है, अब वो वायरस आपकी बॉडी में अटैक करता भी है, your body is having the antibodies to fight it. Next question is, microbes that live inside the body of the animals normally cause the diseases. However, some of them also help the animals. Give an example to prove this point. तो हमने पढ़ा था कि हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है दैट इज नॉट हार्मफुल टू अस, फ्यू ऑफ देम आर यूजफुल टू अस आल्सो। सो हाउ दे आर यूजफुल टू एनिमल्स, ओके, क्योंकि बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं, जैसे हमने बैक्टीरिया पढ़ा था, वायरस पढ़ा था, वो बीमारी कॉज करते हैं इन द एनिमल्स। But if we talk about the few or microorganisms which basically help the animal in one or the another way. So the first one is in the digestive system of the certain herbivorous animal. तो जितने भी herbivorous animal होते हैं, plant eating animals होते हैं, like goat और cows, तो उनके जो stomach होता है वहां पे एक अच्छा environment बनाने के लिए कुछ बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, लाइक प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया। ये जो माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं उनके स्टमक में बेसिकली वो हेल्प करते हैं हर्बीवोरस एनिमल्स को टू डाइजेस्ट द प्लांट मटेरियल लाइक सेल्यूलोज। ओके, तो जो प्लांट होता है, जो प्लांट बेस्ड फूड होते हैं, उन सब में सेल्यूलोज होते हैं। ठीक है, और ये सेल्यूलोज को ब्रेक डाउन करना इज वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, तो इन सेल्यूलोज को ब्रेक डाउन करने में जो प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया जो कि प्रेजेंट होते हैं इनटू द स्टमक ऑफ द हर्बीवोरस एनिमल, उनको हेल्प करता है। सेकेंड एग्जाम्पल है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, जो कि दही में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और जब आप उसको खाते हैं तो वो आपके बॉडी में एंटर होता है और आपको इनहिबिट करता है, मतलब रोकता है ऑफ द ग्रोथ ऑफ इलनेस कॉजिंग बैक्टीरिया। ठीक है, तो ऐसे बैक्टीरिया विच कैन बी हार्मफुल फॉर योर हेल्थ, उनके ग्रोथ को रोकता है। सेकेंडली, इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को आपके हेल्दी रखता है और अच्छे बैक्टीरिया डेवलप करने में मदद करता है, जिससे कि आपका डाइजेशन अच्छा हो सके। सो आप दोनों चाहें तो दोनों लिख सकते हैं, आप चाहें तो कोई एक एग्जांपल भी दे सकते हैं। नेक्स्ट, पेस्चराइजेशन मींस बॉइलिंग द मिल्क टू किल द जर्म्स। डू यू एग्री? गिव रीजन।
क्या पेस्चराइजेशन में दूध को उबाल के जर्म्स को किल किया जाता है? क्या आप एग्री हैं इससे? सो बेसिकली हमने 2 मेथड पढ़े थे, ठीक है। एक में हमने पढ़ा था कि जो मिल्क है उसको हीट किया जाता है एट अ वेरी हाई टेम्परेचर फॉर जस्ट फ्यू सेकेंड्स, ठीक है, और उसको फिर टेट्रा पैकेट्स में उनको पैक कर दिया जाता है सो दैट कि उसमें माइक्रोब्स डेवलप ना हो सके। और इस मेथड को हमने पढ़ा था UHT, दैट इज द अल्ट्रा हीट ट्रीटमेंट, जिसमें पार्शियली सैनिटाइज करते हैं मिल्क को बाय हीटिंग द मिल्क एट वेरी हाई टेम्परेचर फॉर द फ्यू सेकेंड्स, ठीक है। तो दैट मेथड इज द UHT, जिसमें मिल्क को बॉईल करके उसको जर्म्स को किल किया जाता है। पर क्या पेस्चराइजेशन में भी ये सेम मेथड है? नहीं। पेस्चराइजेशन जो होता है उस टेक्निक में हम मिल्क को पहले हीट करते हैं ओनली टिल द 70 डिग्री सेल्सियस, और फिर उसके बाद उसको तुरंत कूल कर दिया जाता है इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ द माइक्रोब्स। और इस मेथड में जो आपका मिल्क होता है वो चेंज नहीं होता है, उसका फ्लेवर चेंज नहीं होता है। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच यू हैव टू कीप इन माइंड। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द एक्सरसाइज क्वेश्चन ऑफ पेज 33. First, we are going to discuss the MCQs. Choose the appropriate answer. The first question is, which of the following cannot be classified as either living or non-living? So, कौन सा ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि ना ही तो लिविंग है और ना ही नॉन लिविंग है? ओके, सो फंगी, बैक्टीरिया, वायरसेस एंड प्रोटोजोआ। सो हमने पढ़ा था कि जो फंगी है और बैक्टीरिया है और प्रोटोजोआ है, दे आर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, okay, because they can reproduce on their own, they can respond to the stimuli and they grow also. But जो वायरस होता है, ठीक है, ना ही तो वो लिविंग होता है और ना ही नॉन लिविंग होता है, क्योंकि जब वो बॉडी से बाहर रहता है, किसी भी लिविंग सेल से बाहर रहता है, तो वहां पर वो नॉन लिविंग की तरह एक्ट करता है, एंड एज एंड व्हेन इट एंटर्स inside the body of any living organism, it acts as a living. So the answer is virus. Next is amoeba is a bacterium, virus, fungus and protozoa. Okay, so amoeba is the example of the protozoa. हमने bacteria में पढ़े थे. The examples are rhizobium और the lactobacillus bacteria. ठीक है, वायरस में तो बहुत सारे हमने देखे थे, हेपेटाइटिस है, पोलियो है, कोल्ड का वायरस होता है, फ्लू का वायरस होता है। फंगस में हमने एग्जाम्पल देखे थे यीस्ट के और ब्रेड मोल्ड के, और प्रोटोजोआ के एग्जाम्पल्स होते हैं अमीबा, पैरामीशियम। ओके, सो अमीबा इज द प्रोटोजोआ. Which of the following make their own food by the photosynthesis process? So मैं आपको already बता चुकी हूँ, there is only one microorganism which resembles the characteristics of plant due to the presence of chlorophyll in it, and they can only prepare their own food. So the answer is algae. Next is the unicellular organisms that store the milk to make the curd. तो कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि आपके मिल्क को खट्टा करके दही बनाने में हेल्प करता है? ओके, सो जितने भी बैक्टीरिया होते हैं दे आर ऑल यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म. सो कौन सा बैक्टीरिया है जो कि कर्ड फॉर्मेशन में हेल्प करता है? लैक्टोबैसिलस. So out of all these bacteria, virus, fungi and protozoa, the answer is the bacteria, and if the name is specified, the answer is lactobacillus. Which of the following is responsible for making bread soft and fluffy? ठीक है, तो किसी भी डो को सॉफ्ट और फ्लफी बनाना हो तो कौन सी चीज है जो कि डो को सॉफ्ट और फ्लफी बना देती है? सो फर्स्ट वन इज फाइनली ग्राउंड फ्लोर. ठीक है, आटा जो होता है, क्या आटे को अगर हम गूंथ दें, सान दें, तो उससे जो आपका डो है वो सॉफ्ट और फ्लफी हो जाता है? नहीं. तो फिर तो रोटी का भी हो जाना चाहिए, ठीक है, उसका साइज इंक्रीज होना चाहिए. नेक्स्ट, शुगर, क्या चीनी डालने से वो सॉफ्ट और फ्लफी हो जाता है? नो. क्यों? क्योंकि जो फ्लफीनेस होती है या फिर जो सॉफ्टनेस होती है ऑफ द डो, ठीक है, या ब्रेड किसी की भी, बेसिकली दैट हैपेंस ड्यू टू द फर्मेंटेशन बाय द यीस्ट. ओके, यीस्ट का के द्वारा जब फर्मेंटेशन किया जाता है, फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, और उस कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ही जो डो है आपका फ्लफी होता है. ओके, सो अल्कोहल निकलता है फर्मेंटेशन ऑफ शुगर में, इसीलिए, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है? सो द आंसर इज कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है जब भी फर्मेंटेशन होता है शुगर का बाय द यीस्ट, एंड दैट्स व्हाई द डो बिकम सॉफ्ट एंड फ्लफी. तो हमेशा याद रखना, जब भी फर्मेंटेशन होता है शुगर का बाय द यीस्ट, तो ये दोनों ही प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो.
विच ऑफ दीज डज नॉट हैव अ रेगुलर सेल स्ट्रक्चर, तो ऐसा कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसका सेल स्ट्रक्चर नहीं होता है या रेगुलर नहीं होता है? सो द आंसर इज द वायरस। आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ क्यों। Which of these are found as both unicellular and multicellular organisms? इनमें से कौन सा ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि यूनि और मल्टीसेल्युलर होता है? सो बैक्टीरिया जो होते हैं वो यूनिसेल्युलर होते हैं, वायरसेस जो होते हैं दे आर ऑल यूनिसेल्युलर, जो एल्गी है और प्रोटोजोआ है, तो प्रोटोजोआस आर आल्सो यूनिसेल्युलर, सो द आंसर इज द एल्गी। एल्गी कैन बी बोथ यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर, और एल्गी के अलावा जो फंगी होता है वो भी यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर हो सकता है। इसके अलावा सब यूनिसेल्युलर ही होते हैं, याद रखना इसको। द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस इज यूजफुल इन मेकिंग, तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया आपके कर्ड फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ठीक है, पर कर्ड यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। सो सबसे पहला है चीज, नेक्स्ट है केक, नेक्स्ट है अल्कोहल और ऑल ऑफ दीज, ठीक है। तो अल्कोहल कब बनता है? जब फर्मेंटेशन होता है शुगर का। शुगर के फर्मेंटेशन में कौन हेल्प करता है? यीस्ट। यीस्ट क्या है? फंगी। तो ये तो आंसर नहीं होगा, वहां बैक्टीरिया हेल्प नहीं कर रहा, लैक्टोबैसिलस। केक बनाने में आप क्या डालते हो उसको फ्लफी बनाने के लिए? यीस्ट, ठीक है। यीस्ट में फर्मेंटेशन, यीस्ट के द्वारा फर्मेंटेशन प्रोसेस अकर करता है ऑफ द शुगर, और वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, तो यहाँ पे भी फंगी यूज हो रहा है। तो द आंसर इज द चीज। चीज क्या होता है? पनीर। पनीर कैसे बनता है? दूध को फाड़ के। तो दूध को फाड़ने के लिए यू कैन यूज द बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस विच इज प्रेजेंट इन द कर्ड, तो आपका दूध फट जाता है, कडल हो जाता है, और उससे फिर आप चीज या पनीर बना सकते हैं। नेक्स्ट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्प्रेड थ्रू। माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस किस के थ्रू फैलते हैं? एयर, कट्स, वाटर, ऑल ऑफ दीज। सो द आंसर इज ऑल ऑफ दीज, ठीक है। हमने देखा था कि एयर के थ्रू भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्दी पर्सन से अनहेल्दी पर्सन में एंटर कर सकते हैं। कट के थ्रू टिटनेस कॉज हो सकता है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर कर सकता है। वाटर के थ्रू भी कॉलरा और डायरिया जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सो द आंसर इज ऑल ऑफ दीज। Which of these does not prevent the growth of bacteria? इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि बैक्टीरिया को पनपने से नहीं रोकता है? ओके, सो सॉल्ट, शुगर और ऑयल अगर देखोगे तो ये तीनों जो होते हैं ये यूज होते हैं एज अ प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं? प्रिजर्वेटिव्स वो सब्सटेंस होते हैं जो कि स्टॉप करते हैं ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया, ठीक है। मतलब लंबे टाइम तक बैक्टीरिया को ग्रो नहीं होने देते, जिससे कि वो खाने को बचा के रखता है। तो आप देखना कभी भी कोई अचार बनाते हो तो उसमें आप चीनी यूज करते हो या फिर नमक यूज करते हो या फिर ऑयल यूज करते हो, विनेगर यूज करते हो। ये सब क्या है? ये सब प्रिवेंट करते हैं ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया को। मेजरली जो सॉल्ट और शुगर होता है वो कैसे प्रिवेंट करता है ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया? बेसिकली वो क्या करता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको हेल्प करता है टू लूज द वाटर। तो जब वो वाटर लूज कर देंगे उनकी बॉडी से तो देयर बॉडी गेट डिहाइड्रेटेड, और उसके बाद जो माइक्रोब्स हैं वो मर जाते हैं अपने आप ही। ओके, बिकॉज जैसे आपके लिए पानी जरूरी है इन ऑर्डर टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, सेम विद द माइक्रो ऑर्गेनिज्म आल्सो। ओके, सो द आंसर इज वाटर, क्योंकि पानी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो बहुत फास्ट ग्रो हो सकते हैं, और इसके अलावा सॉल्ट, शुगर और ऑयल जो हैं ये एक्ट करते हैं एज अ प्रिजर्वेटिव। बेसिकली दे स्टॉप द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस सेक्शन बी, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, जिसमें कि आपको सिर्फ वन वर्ड में आंसर देना है। सो व्हाट इज द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म नोन एज? द आंसर इज माइक्रोबायोलॉजी। Microbiology is the subject in which you study the about the microorganisms, और जो scientist study करते हैं microorganisms को, they are called the microbiologist. Next, microbes are the disease causing microorganisms, true or false? क्या सारे microorganisms जो होते हैं वो disease cause करते हैं? तो स्टार्टिंग में ही हमने देख लिया था, the answer is false because few of them are good for us, और basically जो disease causing microbes होते हैं हम उनको pathogens या germs कहते हैं। All the fungi are unicellular, true or false? So मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है जितने भी microorganism हैं, ठीक है, आउट ऑफ बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, एल्गी एंड द वायरस, जो एल्गी है और जो फंगी है, they can be both unicellular and multicellular, and other than that all are the unicellular,
ठीक है। सो सारे फंगी जो होते हैं वो यूनिसेल्युलर नहीं होते, दे कैन बी मल्टीसेल्युलर ऑल्सो। लाइक अगर यूनिसेल्युलर का एग्जांपल देना हो फंगी का तो यीस्ट है, और मल्टीसेल्युलर इज द ब्रेड मोल्ड। अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस माइक्रोऑर्गेनिजम्स फॉर्म अ डैश अराउंड देमसेल्व्स। तो जब भी कंडीशंस फेवरेबल नहीं होती हैं, जब माइक्रोऑर्गेनिजम्स जो हैं वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, ग्रो नहीं कर सकते, तो उस वक्त वो जिंदा रहने के लिए क्या करते हैं, दे फॉर्म अ हार्ड लेयर, हार्ड कवरिंग अराउंड देमसेल्व्स, एंड दैट इज कॉल्ड द सिस्ट। और ये सिस्ट के अंदर इनएक्टिव रहते हैं जब तक कि कंडीशंस फेवरेबल नहीं हो जाती। नेक्स्ट, व्हाट आर द स्फेरिकल बैक्टीरिया कॉल्ड? तो हमने देखा था ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंट शेप्स ऑफ द बैक्टीरिया यू कैन क्लासिफाई द बैक्टीरिया इनटू थ्री। जिनका स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है उनको कोकी कहते हैं, और जिनका स्पाइरल स्ट्रक्चर होता है उनको स्पाइरेला कहते हैं। सो द स्फेरिकल बैक्टीरियाज आर द कोकी। Next, a virus can reproduce on its own, true or false? So the answer is false, because जो virus होते हैं, they are not having the particular cellular structure. So that's why they cannot reproduce on their own. So in order to reproduce, they have to enter the body of a living cell. Okay, and from there, they take the energy from the host cell and reproduce. Where are algae most found? In water or on the land? So basically जो algae हैं वो ज्यादातर पानी में पाए जाते हैं। Next is the decomposition of the body of dead plants and animals by the microorganism desirable or undesirable? तो क्या जो microorganisms हैं वो decompose कर देते हैं body of dead plants or animals, वो सही है या गलत है? तो obviously that is good for us, because indirectly they are helping in cleaning our environment. आपके environment को clean करने में help कर रहे हैं, क्योंकि अगर dead bodies ऐसी की ऐसे ही decompose ना हो और पड़ी रहें तो आपकी धरती पर चलने की जगह नहीं रह जाएगी अभी तक जितनी भी dead bodies हुई हैं। So basically they help in cleaning the environment by decomposing the body of the dead plants and animals. Next, name the class of medicine usually made from fungi or a bacteria that can cure the dangerous disease. So वो कौन सी मेडिसिन हैं जो कि बैक्टीरिया और फंगी से फॉर्म होती हैं और आपकी बीमारियों से बचाती हैं? तो जो फंगी और बैक्टीरिया हैं उनकी मदद से एंटीबायोटिक्स बनाए जाते हैं जो कि फाइट करते हैं कोई भी बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन होता है आपकी बॉडी में, या फिर कोई फीवर होता है आपको, ठीक है, तो यू गो टू द डॉक्टर और फिर आपको डॉक्टर्स जो हैं वो एंटीबायोटिक्स प्रेस्क्राइब करते हैं जो कि बेसिकली किल करते हैं जो डिजीज कॉजिंग फंगी और बैक्टीरिया होते हैं आपकी बॉडी में। नेक्स्ट, इज द यीस्ट बैक्टीरियम और अ फंगस? तो यीस्ट अभी मैंने बताया था, यीस्ट इज अ फंगी विच इज द यूनिसेल्युलर। नेक्स्ट, अ फीमेल एडिस मॉस्किटो इज द कैरियर ऑफ डैश वायरस। ठीक है, तो हमने देखे थे कि दो तरह के मॉस्किटोज हैं, दोनों ही फीमेल हैं बट द नेम्स आर डिफरेंट। एक होता है एनोफिल, एक होता है एडीज। तो जो एनोफिल्स होते हैं, एनोफिल फीमेल मॉस्किटोज जो होते हैं वो मलेरिया के जर्म्स कैरी करते हैं, और जो एडीज मॉस्किटो होती हैं वो कैरी करती हैं डेंगू के वायरसेस। नेक्स्ट, जो फुट और माउथ डिजीज होता है वो in the animals that is majorly caused by a virus. Next, food poisoning is caused by toxins getting accidentally mixed with the food. तो क्या किसी खाने में आप जहर या कोई टॉक्सिन मिलाते हैं इसलिए फूड पॉइजनिंग होती है? So the answer is no. फूड पॉइजनिंग कब होती है? जब किसी भी फूड में इन द फेवरेबल कंडीशंस जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो ग्रो होते हैं, ठीक है, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो होते हैं, और जब वो ग्रो हो रहे होते हैं एट दैट टाइम दे रिलीज द टॉक्सिन्स इन अवर फूड which make our food poisonous. Okay, and when we eat those food, that food basically cause the food poisoning in us. Okay, so basically the microorganisms release the toxins in the food, not the toxins are added in the food. Okay, so basically food poisoning are caused by the microorganisms. What is the heating milk to the high temperature and then cooling it quickly called? तो जब
किसी भी दूध को आप बहुत ही हाई टेम्परेचर पे गर्म करते हो और फिर ठंडा करते हो, उसको क्या कहते हैं? सो द प्रोसेस इज कॉल्ड द पेस्चराइजेशन। हमेशा याद रखना, जो UHT मेथड होता है, अल्ट्रा हीट ट्रीटमेंट, उसमें जो मिल्क होता है उसको 135 डिग्री सेल्सियस तक हीट किया जाता है जस्ट फॉर अ फ्यू सेकेंड in order to partially sanitize the milk, in order to kill the germs in it. और अगर गर्म करके उसको तुरंत ठंडा कर रहे हैं तो that process is called the pasteurization. Next, salt forces the microbes to lose water. Is it true or false? So yes, जो salt और sugar होते हैं, basically they are the preservatives which are added in the food, okay, in order to increase the shelf life of the food. और जितने भी salt और sugar होते हैं, basically they stop the growth of the bacteria by forcing the particular microorganism to lose water by the osmosis process. और जब microorganisms water lose कर देते हैं by the osmosis process, तो वो अपने आप ही मर जाते हैं and they can't reproduce themselves and they can't multiply themselves. So इस ढंग से जो आपका salt होता है वो prevent करता है growth of the microorganisms. So this is it about this video. In the next video, I'm going to discuss the section C and section D question and answers. And last, we are going to discuss the hot question and answers. So till then, take care. Bye-bye. And if you're having any kind of doubt in all the question and answers which we have discussed today, so you can ask your doubt in the comment section. I'm going to reply that. Bye.